पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश का आर्सेस प्रोफेसरों के लास्ट पोकेमॉन शाइनी म्यू को डिफीट कर देता है, जिससे ऐश ये बैटल जीतकर टॉप 8 में आ जाता है, जो कि 2 हफ्ते बाद स्टार्ट होने वाला था। स्टेडियम के बाहर आकर ऐश को एक हैवी पोकेमॉन कैचिंग कॉन्टेस्ट के बारे में पता चलता है, जो कि सी ट्रंक सिटी में हो रहा था। इसमें ऐश और उसके सारे फ्रेंड्स पार्टिसिपेट करते हैं। मिस्टी और सरीना अपना पोकेमॉन कैच कर लेते हैं। वहीं पर ऐश को एक कॉपर राजा देखने को मिलता है। अब आगे कॉपर राजा को देखते ही ऐश अपना सी ट्रंक पोकेबॉल फेंक देता है, बट उससे कॉपर राजा बाहर आ जाता है और भागना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर ऐश अपने पिकाचू को थंडर बोल्ट यूज करने बोलता है कॉपर राजा पर, जो कि कॉपर राजा को लग जाता है और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। मौका देखकर ऐश दोबारा से अपना सी ट्रंक पोकेबॉल फेंक देता है और कॉपर राजा कैच हो जाता है, यानी कि ऐश ने अपना पोकेमॉन पकड़ लिया था। अब वो दूसरा कोई पोकेमॉन कैच नहीं कर सकता था। ऐश बाहर आ जाता है और वो सरीना और मिस्टी से मिलता है। दोनों ही काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे। ऐश बोलता है कि मैंने जिस पोकेमॉन को कैच किया है उसका एग्जैक्ट वेट तो मुझे नहीं पता, बट वो काफी ज्यादा हैवी होना चाहिए। अब ब्रॉक के अलावा ऐश के सारे फ्रेंड्स बाहर आ चुके थे। कुछ टाइम बाद ब्रॉक भी बाहर आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे एंडिंग तक कोई भी हैवी पोकेमॉन नहीं दिखा था, बट इस टूर्नामेंट में रहने के लिए मैंने लास्ट में एक पोकेमॉन कैच कर लिया। मुझे नहीं लगता कि वो हैवी है, बट स्टिल देखते हैं। सब अपने पोकेमॉन सबमिट कर देते हैं और कुछ टाइम बाद रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट को देखकर सब काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। सबसे ज्यादा हैवी पोकेमॉन और फर्स्ट पोजीशन पे आने वाला ऐश नहीं बल्कि ब्रॉक था। ऐश, मिस्टी और सरीना काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। ऐश ब्रॉक से पूछता है कि तुमने ऐसा कौन सा पोकेमॉन कैच किया था। ब्रॉक बोलता है कि मुझे खुद भी बिलीव नहीं हो रहा कि मैं ये टूर्नामेंट जीत गया हूँ। मैंने उतना ज्यादा हैवी पोकेमॉन नहीं कैच किया था। मिस्टी बोलती है कि बट तुमने कौन सा पोकेमॉन कैच किया था। ब्रॉक बोलता है कि मैंने एक मर्जडेल कैच किया था। सब बोलते हैं कि फिर तो ये एरर है, ये उतना ज्यादा हैवी पोकेमॉन नहीं है, तुम ये टूर्नामेंट नहीं जीते हो। अब ब्रॉक को प्राइज लेने बुलाया जाता है। उसको एक ट्रॉफी दी जाती है और बोला जाता है कांग्रेट्स, तुम विनर हो। ब्रॉक बोलता है कि शायद से कोई एरर हो गया है, मैंने एक मर्जडेल कैच किया था जो कि मेरे अकॉर्डिंग उतना ज्यादा हैवी पोकेमॉन नहीं है। प्राइज देने वाला ब्रॉक को बोलता है कि मर्जडेल एक काफी हैवी पोकेमॉन है, जिसका वेट 920 kg होता है। इतना हैवी पोकेमॉन यहाँ पर किसी ने भी कैच नहीं किया है। ये सुनकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सरीना सब काफी शॉक रह जाते हैं, क्योंकि मर्जडेल देखने में कहीं से भी इतना हैवी नहीं लगता था। ये ब्रॉक के लिए काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। ब्रॉक को मर्जडेल दिया जाता है और बोलता है कि तुम्हें बाजू में एडिशनल प्राइजेस मिलेंगे। ब्रॉक बाकी लोगों से पूछता है कि तुम लोग तो टॉप 3 में भी नहीं आए हो, तुमने कौन कौन से पोकेमॉन कैच किए थे। सरीना बोलती है कि मैंने एक स्नोरलैक्स कैच किया था जिसका वेट 460 किलो होता है, बट मैं जीत नहीं पाई। वहीं पर मिस्टी ने एक स्लेकिंग कैच किया था जिसका वेट 130 kg है, ये ज्यादा नहीं है। ऐश बताता है कि उसने कॉपर राजा कैच किया था। ब्रॉक जब कॉपर राजा का वेट चेक करता है तो वो 650 kg होता है, जो कि काफी ज्यादा है, बट इतना हैवी पोकेमॉन कैच करने के बाद भी ऐश ये राउंड नहीं जीत पाया। नंबर 2 पे जो ट्रेनर था उसने एक स्टैकर टाका कैच किया था जिसका वेट 820 kg होता है। वहीं पर नंबर 3 वाले ट्रेनर ने एक मेल मेटल कैच किया था जिसका वेट 800 kg है। तीनों ही ट्रेनर्स को अपने अपने पोकेमॉन हमेशा के लिए दे दिए जाते हैं। फिर ब्रॉक जाता है एडिशनल प्राइज लेने, जहाँ पर उसको काफी सारा पोकेमॉन फूड, एक किंग्स रॉक और एक मिस्ट्री पोकेबॉल मिलता है। उस पोकेबॉल के अंदर कौन सा पोकेमॉन है ये एक मिस्ट्री है, जो कि किसी को भी नहीं पता है। ब्रॉक जल्दी से उस पोकेबॉल को फेंकता है और उसमें से एक टायरेंट्रम निकलता है, जो कि एक रॉक और ड्रैगन टाइप का फॉसिल पोकेमॉन है। ब्रॉक को रॉक टाइप पोकेमॉन्स काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो मर्जडेल और टायरेंट्रम दोनों को ही रख लेता है। ये टूर्नामेंट ब्रॉक के लिए काफी अच्छा गया। उसको एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन मर्जडेल मिल गया, वहीं पर एक ड्रैगन और रॉक टाइप पोकेमॉन टायरेंट्रम मिल गया। सरीना, मिस्टी और ऐश भी काफी खुश होते हैं कि ब्रॉक ये टूर्नामेंट जीत गया। ये टूर्नामेंट काफी ज्यादा औसम था और सबको काफी ज्यादा मजा आया। ऐश बोलता है कि अब ट्रेनिंग करने का टाइम हो गया है, मुझे आगे के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। ब्रॉक बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करूंगा, मैं अपने मर्जडेल और टायरेंट्रम को ट्रेनिंग देना चाहता हूँ ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो सके। फिर मैं इनको जिम में दे दूंगा ताकि मेरे भाई इनको यूज करके जिम बैटल कर सके। ऐश, ब्रॉक और उनके पोकेमॉन्स काफी टाइम तक काफी कड़ी ट्रेनिंग करते हैं और काफी सारी नई चीजें सीखते हैं। ऐश अपने पोकेमॉन्स को काफी सारी ऐसी स्ट्रेटेजी सिखाता है जो कि उसने पहले यूज कर रखी है, जैसे कि काउंटर शील्ड। वहीं पर ब्रॉक के न्यू पोकेमॉन्स भी ऐश के पोकेमॉन से काफी कुछ सीखते हैं और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। काफी टाइम ट्रेनिंग करने के बाद ब्रॉक और ऐश घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर उनको पता चलता है कि अब टॉप 8 स्टार्ट होने में सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता बचा हुआ है। ब्रॉक बोलता है कि जब मैं यहाँ पर ट्रैवल कर रहा था तो मैंने आसपास यहाँ पर एक मूव ट्यूटर को देखा था। ऐश बोलता है कि ये क्या होता है। ब्रॉक बोलता है कि एक मूव ट्यूटर के पास जाकर तुम अपने पोकेमॉन्स को कुछ मूव सिखा सकते हो जो कि वो नेचुरली लेवल अप से नहीं सीख सकते या फिर वो टीएम से सीखते हैं। ऐश बोलता है ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, ये तुम्हें आगे आने वाली पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप बैटल में काफी ज्यादा मदद करेंगे। इससे तुम्हारे पोकेमॉन्स के पास काफी सारे अलग अलग टाइप के अलग अलग अटैक्स आएंगे, जिनसे उनका मूव सेट काफी ज्यादा डाइवर्स हो जाएगा और तुम हर एक टाइप के पोकेमॉन से बैटल करके उनको काउंटर कर सकते हो। ऐश बोलता है कि वो मूव ट्यूटर कहाँ मिलेगा। ब्रॉक ऐश को वहाँ पर लेके जाता है, जहाँ पर ऐश अपने अलग अलग पोकेमॉन्स को काफी सारे अलग अलग अटैक सिखा देता है, जैसे कि वो अपने चार्जार्ड को सोलर बीम अटैक सिखा देता है, जो कि एक ग्रास टाइप अटैक है। आर्सेस, आउटरेज,
लीफ स्टॉर्म जैसे स्ट्रॉन्ग अटैक्स सीख लेता है जो कि उसको काफी ज्यादा काम आएंगे। ऐश का पिकाचू वोल्ट स्विच और थंडर पंच जैसे स्ट्रॉन्ग अटैक सीख लेता है। वहीं पर ग्रीनिंजा कुछ स्ट्रॉन्ग डार्क टाइप अटैक सीखता है जैसे कि नॉक ऑफ और फाउल प्ले। फिर ऐश अपने म्यूटू को बाहर निकालता है। म्यूटू के पास ऑलरेडी काफी अच्छा मूव सेट था, बट ऐश अपने म्यूटू को आइस टाइप अटैक जैसे कि आइस बीम, ब्लिजार्ड और इलेक्ट्रिक टाइप अटैक जैसे कि थंडरबोल्ट सिखाता है। फिर ऐश अपने हुपा को बाहर निकालता है और वो उसको फैंटम फोर्स सिखाता है जो कि अपोनेंट पोकेमॉन को कंफ्यूज करने में काफी ज्यादा काम आएगा। अब ऐश की पोकेमॉन टीम पूरी तरह से गियर्ड अप थी, वो बिल्कुल रेडी था नेक्स्ट बैटल के लिए। ऐश ब्रॉक को बोलता है कि अभी तक मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग ट्रेनर से बैटल करने मिली है जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। यहाँ पर मुझे प्रोफेसर ओक और अलान जैसे पोकेमॉन ट्रेनर मिले जिनको मैं पहले से ही जानता था और उन्होंने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट भी किया था जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मैंने सोचा था कि यहाँ पर मैं काफी सारे अलग अलग ट्रेनर से मिलूंगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा नेक्स्ट अपोनेंट कौन सा होने वाला है, क्या मैं उसको जानता होऊंगा या फिर वो एक नया ट्रेनर होगा, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी ट्रेनर के साथ बैटल करी है उन सबको मैं जानता था और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो शायद टॉप 8 में भी एक ऐसा अपोनेंट मुझे मिलेगा जिसको मैं पहले से जानता होऊंगा। ब्रॉक बोलता है कि ऐसा हो सकता है, बट इसकी पॉसिबिलिटी भी काफी ज्यादा है कि तुम्हें एक अननोन ट्रेनर मिले, क्योंकि जर्नी के स्टार्टिंग में प्रोफेसर ओक ने तुम्हें बताया था कि नॉर्दर्न रीजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स रहते हैं और यहाँ के पोकेमॉन्स भी काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके चलते मेरे अकॉर्डिंग तो चैंपियन लेवल ट्रेनर्स नॉर्दर्न रीजन के ही होने वाले हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते होगे। ऐश बोलता है कि तुमने सही कहा ब्रॉक, मुझे रेडी रहना चाहिए। ऐश उस एक हफ्ते में दिन रात ट्रेनिंग करता है और अपने पोकेमॉन्स को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। वो बिल्कुल रेडी रहता है अपने नेक्स्ट बैटल के लिए। वो अपने कुछ पुराने पोकेमॉन्स को भी ट्रेनिंग देता है ताकि वक्त आने पर वो उनको भी यूज कर पाए। सारे पोकेमॉन्स आपस में बैटल करके ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, बट ऐश नोटिस करता है कि ग्रीनिंजा ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, वो अलग बैठकर कुछ सोच रहा है। ऐश ग्रीनिंजा के पास जाता है और दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। उसको पता चल जाता है कि ग्रीनिंजा क्या सोच रहा है। ग्रीनिंजा अपने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के उन बैटल्स के बारे में सोच रहा था जहाँ पर वो हार गया था। वो एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बनना चाहता है, बट उसका पोकेमॉन मास्टर टूर्नामेंट उतना ज्यादा अच्छा नहीं जा रहा था। ऐश ग्रीनिंजा को मोटिवेट करता है कि तुम एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हो और तुमने काफी बड़ा रोल प्ले किया है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। ग्रीनिंजा फिर भी सेटिस्फाई नहीं होता, वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था ट्रेनिंग करके। वो कुछ नए चैलेंजेस और पोकेमॉन को फेस करना चाहता था। वो इन पोकेमॉन से बार बार बैटल करके बोर हो गया था। ऐश काफी कोशिश करता है बट ग्रीनिंजा मोटिवेट नहीं होता है। अब नेक्स्ट बैटल के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बचे हुए थे। अब पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हुए थे। ऐश ट्रेनिंग करके वापस जाने वाला होता है। वो अपने सारे पोकेमॉन्स को पोकेबॉल के अंदर लेता है, बट वो नोटिस करता है कि वहाँ पर ग्रीनिंजा नहीं था। काफी ढूंढने के बाद भी ऐश को ग्रीनिंजा देखने को नहीं मिलता। वो ये बात मिस्टी, ब्रॉक और सरीना को भी बताता है। सब एक साथ ढूंढते हैं बट उनको कहीं पर भी ग्रीनिंजा देखने को नहीं मिलता, वो कहीं पर चला गया था। ऐश बोलता है कि हमें ग्रीनिंजा को ढूंढना होगा, मुझे बैटल में उसकी काफी ज्यादा जरूरत है, उसने काफी बड़ा रोल प्ले किया है अभी तक। सब ग्रीनिंजा को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है और वो लोग चार्जार्ड पर बैठकर हर तरफ ग्रीनिंजा को ढूंढते हैं। जब चार्जार्ड और ऐश एक फॉरेस्ट के ऊपर उड़ रहे होते हैं तभी ऐश को एक कनेक्शन फील होता है, जो कि उसको तब फील होता था जब ग्रीनिंजा आसपास हो। ऐश बोलता है कि मुझे लग रहा है कि ग्रीनिंजा यहीं पर होना चाहिए। सब उस फॉरेस्ट में जाते हैं और ऐश को जहाँ से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी सब उसी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बट उनको कहीं पर भी ग्रीनिंजा देखने को नहीं मिलता। वो लोग एक लेक के पास पहुंच जाते हैं और ऐश को फाइनली एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। ऐश बोलता है कि डेफिनेटली ग्रीनिंजा यहीं पर होना चाहिए। तभी उनको एक काफी तेज आवाज सुनाई देती है। वो आवाज झाड़ियों से आ रही थी। सब लोग उस आवाज को फॉलो करते हुए वहाँ पर जाते हैं और उनको देखने को मिलता है कि ग्रीनिंजा काफी सारे नॉर्दर्न पोकेमॉन्स के बीच में फंसा हुआ है और वो उनसे फाइट कर रहा है। ऐश ग्रीनिंजा को बचाने के लिए वहाँ पर जाने ही वाला होता है, पर तभी ब्रॉक, मिस्टी और सरीना ऐश को रोक लेते हैं। वो बोलते हैं रुक जाओ, ग्रीनिंजा अपने मर्जी से यहाँ पर आया है, देखते हैं कि वो नॉर्दर्न पोकेमॉन को डिफीट कर पाता है या फिर नहीं। वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है और अकेले रहकर वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इम्प्रूव करेगा। ऐश बोलता है कि बट नॉर्दर्न पोकेमॉन्स तो काफी डेंजरस होते हैं। ब्रॉक बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम ग्रीनिंजा की हेल्प करने तभी जाना जब ग्रीनिंजा हारने वाला हो। अभी के लिए देखते हैं कि ग्रीनिंजा कैसे फाइट करता है। ग्रीनिंजा उन पूरे नॉर्दर्न पोकेमॉन के ग्रुप को अकेले संभाल रहा था। सारे पोकेमॉन एक साथ ग्रीनिंजा के ऊपर अटैक करते हैं, पर ग्रीनिंजा डबल टीम और वाटर शूरिकेन जैसे अटैक का यूज करके उनको काउंटर कर रहा था। ऐश बोलता है कि मैंने आज तक किसी भी पोकेमॉन को इतने अच्छे तरीके से नॉर्दर्न पोकेमॉन को हैंडल करते हुए नहीं देखा है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, तुम्हारा ग्रीनिंजा काफी ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग कर रहा है, तुम्हें उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फाइनली कुछ टाइम बाद ग्रीनिंजा सारे नॉर्दर्न पोकेमॉन्स को डिफीट कर देता है और सारे पोकेमॉन वहाँ से भाग जाते हैं। बट ग्रीनिंजा काफी ज्यादा वीक हो चुका था, वो नीचे गिर जाता है, बट किसी तरह से वो वापस खड़ा होता है। इतने में ही ग्रीनिंजा के सामने एक मेटाग्रॉस आ जाता है जो कि ग्रीनिंजा के ऊपर हाइपर बीम का यूज करता है। इससे ग्रीनिंजा जमीन पर गिर जाता है और कोई उसके ऊपर नॉर्दर्न पोकेबॉल का यूज करता है, जिसको देखकर ऐश जल्दी से ग्रीनिंजा के पास जाता है और उसको बचाने की कोशिश करता है, बट ग्रीनिंजा कैच में नहीं आता क्योंकि उसको ऑलरेडी ऐश ने कैच करके रखा था। वो ट्रेनर वहाँ पर आता है और सॉरी बोलता है।
ऐश उस ट्रेनर को देखता है और वो ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि पॉल था। पॉल भी ऐश को देखकर शॉक रह जाता है। बट ये वाइल्ड में अकेले क्या कर रहा है? ऐश बोलता है कि मेरा ग्रेनिंजा अकेले ट्रेनिंग करने आया था फॉरेस्ट में। बट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पॉल बोलता है कि मैं काफी टाइम से जिम संभाल रहा था और चैलेंजर से बैटल कर रहा था, बट अब क्योंकि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप स्टार्ट हो चुकी है तो मुझे कुछ टाइम का ब्रेक मिला है। यहाँ पर कोई भी चैलेंजर नहीं आने वाला, इसलिए मैंने सोचा कि इस ब्रेक में मैं कुछ नए और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को कैच करूँ। मैं तुम्हारे ग्रेनिंजा को काफी टाइम से देख रहा था और उसने काफी ज्यादा अच्छी तरीके से नॉर्डन पोकेमॉन्स को डिफीट किया है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात है। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये किसी लेजेंडरी पोकेमॉन के इतना स्ट्रॉन्ग है। ऐश सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पॉल बोलता है कि मैंने यही देखने के बाद इस ग्रेनिंजा को कैच करने की कोशिश करी, बट अनफॉर्चुनेटली ये तुम्हारा निकला। अब मैं किसी दूसरे वाइल्ड पोकेमॉन को कैच करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ से चलता हूँ। तभी ग्रेनिंजा उसको रोक लेता है। ब्रॉक बोलता है कि शायद ग्रेनिंजा तुम्हें एक बैटल के लिए चैलेंज कर रहा है, वो देखना चाहता है कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। पॉल बोलता है कि अभी मेरा ब्रेक चल रहा है, बट अगर ऐसा है तो मैं कभी भी चैलेंज के लिए मना नहीं करता हूँ। देखते हैं कि तुम्हारा ग्रेनिंजा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐश बोलता है कि ग्रेनिंजा चाहता है कि यह 3 वर्सेस 1 की बैटल हो, यानी कि ग्रेनिंजा अकेले लड़ेगा, वहीं पर तुम 3 पोकेमॉन का यूज कर सकते हो। पॉल बोलता है कि मुझे ये कॉन्फिडेंस काफी अच्छा लगा, बट हाँ मुझे 3 पोकेमॉन यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐश बोलता है देखते हैं, बट उससे पहले ब्रॉक बोलता है कि ग्रेनिंजा नॉर्डन पोकेमॉन और मेडाक्रॉस से बैटल करके काफी वीक हो चुका है, उससे पहले उसको मैं हील कर देता हूँ। ब्रॉक पोशन का यूज करके ग्रेनिंजा को हील कर देता है और वो बैटल के लिए फुली चार्ज अप हो जाता है। बैटल स्टार्ट होती है। ऐश अपने ग्रेनिंजा को सेंड करता है जो कि बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है ऐश ग्रेनिंजा में। वहीं पर पॉल सेंड करता है चैंपियन को, जिसको देखकर सब काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि इस पोकेमॉन को तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्या तुम इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? पॉल बोलता है कि हाँ, ये एक ईवी का इवोल्यूशन है जो कि नॉर्डन रीजन में पाया जाता है। ये फाइटिंग टाइप का है और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इवोल्यूशन है। ऐश बोलता है कि इवोल्यूशन इंटरेस्टिंग, इससे बैटल करने में तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बैटल स्टार्ट होती है। पॉल अपने चैंपियन को हाई जंप किक यूज करने बोलता है, जो कि ग्रेनिंजा के ऊपर लग जाता है और उसको डैमेज पड़ता है, बट इसके काउंटर में ग्रेनिंजा यूज करता है आइस बीम का, जो कि चैंपियन पर लग जाता है, जिससे वो जम जाता है और अब वो मूव नहीं कर पा रहा था। इसका फायदा उठाते हुए ऐश अपने ग्रेनिंजा को जायंट वर्ल्ड शूरिकेन यूज करने बोलता है। ग्रेनिंजा बिल्कुल ऐसे ही करता है और चैंपियन पर जायंट वर्ल्ड शूरिकेन लग जाता है, जिससे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हमें देखने को मिलता है कि चैंपियन हार गया है। ऐश हंसने लगता है और बोलता है कि ये तो 2 ही अटैक में हार गया। पॉल बोलता है कि मैंने चैंपियन को ऐसे ही भेज दिया था, मैंने इसको रिसेंटली इसी फॉरेस्ट में कैच किया है। असली मैच तो अब स्टार्ट होगा। पॉल अपने सेकंड पोकेमॉन की तरफ भेज देता है सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन मेडाक्रॉस को। मेडाक्रॉस ने रिसेंटली ग्रेनिंजा के ऊपर हाइपर बीम यूज करके उसको काफी ज्यादा वीक कर दिया था, जिसके चलते अब ग्रेनिंजा बदला लेना चाहता था। ये बैटल काफी ज्यादा औसम होने वाली थी। ग्रेनिंजा स्टार्ट करता है वाटर शूरिकेन अटैक के साथ, पर मेडाक्रॉस की स्पीड काफी ज्यादा थी, जिसके चलते वो इस अटैक को डॉज कर लेता है और यूज करता है मीटियोर मैश का, जो कि ग्रेनिंजा के ऊपर लग जाता है। इसके बाद ग्रेनिंजा यूज करता है डबल टीम अटैक का। पॉल बोलता है कि सारे के सारे ग्रेनिंजा के ऊपर फ्लैश कैनन यूज करो, जिससे हमें रियल ग्रेनिंजा पता चल जाएगा। बट इतने में ऐश अपने ग्रेनिंजा को वाटर पल्स यूज करने बोल देता है। उसके सारी कॉपी भी वाटर पल्स का यूज करती है, जिससे मेडाक्रॉस को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। इसको देखकर पॉल, ऐश, मिस्टी, सरीना सब काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। ऐश को भी नहीं पता था कि ग्रेनिंजा ने ऐसा कैसे किया। ब्रॉक बोलता है कि शायद ट्रेनिंग करते हुए ग्रेनिंजा ने ये सीख लिया होगा, क्योंकि नॉर्मली फेक कॉपीज के अटैक भी फेक होते हैं, वो अपोनेंट के ऊपर लगते नहीं हैं। बट ये तो काफी ज्यादा यूनिक चीज थी। बैटल कंटिन्यू होती है और मेडाक्रॉस यूज करता है हाइपर बीम का, जिसको ग्रेनिंजा डॉज कर लेता है और यूज करता है वाटर शूरिकेन का, जो कि मेडाक्रॉस के ऊपर लग जाता है। मेडाक्रॉस अब काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। ऐश अपने ग्रेनिंजा को दोबारा से डबल टीम यूज करने बोलता है। इस बार पॉल ऐश की स्ट्रेटेजी काम नहीं करने देना चाहता था, जिसके चलते वो सारे फेक कॉपीज के ऊपर मेडाक्रॉस को फ्लैश कैनन यूज करने बोल देता है, जिससे सारी फेक कॉपीज तो गायब हो जाती है, बट रियल वाला ग्रेनिंजा जायंट वर्ल्ड शूरिकेन का यूज कर देता है और वो मेडाक्रॉस के ऊपर लग जाता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग अटैक था कि मेडाक्रॉस के पास कोई भी चांस नहीं बचता और वो हार जाता है। ग्रेनिंजा ने सिंगल हैंडेडली पॉल के 2 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया था। पॉल बोलता है कि मानना पड़ेगा, तुम्हारा ग्रेनिंजा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट अब मैं अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को भेजने वाला हूँ। देखते हैं तुम्हारा ग्रेनिंजा इसको डिफीट कर पाता है या फिर नहीं कर पाता। पॉल अपने लास्ट पोकेमॉन को निकालता है और भेजता है इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन इलेक्टिवायर को। ये पॉल का सिनो एस पोकेमॉन है, जिसने सिनो रीजन में ऐश को काफी बार हराया था। अब देखना यह था कि ग्रेनिंजा इलेक्टिवायर को डिफीट कर पाएगा। इलेक्टिवायर के सामने ऐश ने हमेशा से ही स्ट्रगल किया था, उसने ऐश को काफी बार डिफीट किया है और यहाँ पर ग्रेनिंजा इलेक्टिवायर से वीक भी था, बट उसने काफी ज्यादा ट्रेनिंग करी है। क्या ग्रेनिंजा इलेक्टिवायर को डिफीट कर पाएगा? पॉल बोलता है कि ऐश, ये तुम्हारा असली टेस्ट होने वाला है, अभी तक तो मैं सिर्फ वीक पोकेमॉन्स को भेज रहा था। ऐश बोलता है इससे भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन से ग्रेनिंजा ने बैटल कर रखी है और उनको डिफीट किया है, ये तो कुछ भी नहीं है। पॉल बोलता है देखते हैं और बैटल स्टार्ट होती है। इलेक्टिवायर स्टार्ट करता है थंडरबोल्ट अटैक के साथ, जिसको ग्रेनिंजा डबल टीम का यूज करके डॉज कर लेता है। जिसके बाद ऐश अपने ग्रेनिंजा को वाटर पल्स अटैक यूज करने बोलता है। ग्रेनिंजा के सारे कॉपीज वाटर पल्स बनाते हैं और सारे अटैक इलेक्टिवायर की तरफ आ रहे होते हैं।
तभी पॉल का इलेक्ट्रीवायर प्रोटेक्ट अटैक यूज कर लेता है, जिससे उसके ऊपर कोई भी वाटर पल्स नहीं लगता है, जबकि पॉल ने उसको ऑर्डर भी नहीं दिया था। पॉल बोलता है मैंने कहा था ऐश ये बाकी पोकेमॉन से अलग है और तुम मेरे पहले वाले इलेक्ट्रीवायर के सामने स्ट्रगल करते थे, अब तो ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इलेक्ट्रीवायर थंडर पंच का यूज करो। वहीं पर ऐश भी अपने ग्रिनिंजा को एरियल एस अटैक यूज करने बोलता है। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट क्योंकि थंडर पंच ग्रिनिंजा के ऊपर सुपर इफेक्टिव था, जिसके चलते उसको डैमेज पड़ता है। अब पॉल अपने इलेक्ट्रीवायर को ब्रिक ब्रेक अटैक यूज करने बोलता है। जैसे ही इलेक्ट्रीवायर ग्रिनिंजा के पास आता है, ग्रिनिंजा वाटर पल्स का यूज कर देता है, जिससे इलेक्ट्रीवायर को ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता है। पॉल अपने इलेक्ट्रीवायर को थंडर पंच यूज करने बोलता है, बट वो ग्रिनिंजा के ऊपर अटैक करने के बजाय खुद के ऊपर ही अटैक करता है और खुद को ही डैमेज कर देता है। पॉल को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ब्रॉक बोलता है कि वाटर पल्स ऐश के लिए काफी अच्छा मूव हो सकता है बैटल में, क्योंकि इससे अपोनेंट पोकेमॉन को डैमेज तो पड़ता है, बट इसके भी चांसेस होते हैं कि वो अपोनेंट पोकेमॉन को कंफ्यूज कर दे, जो कि ऐश को बैटल्स में काफी ज्यादा एडवांटेज दे सकता है। अब पॉल का इलेक्ट्रीवायर कंफ्यूजन से बाहर आ जाता है और पॉल उसको थंडर यूज करने बोलता है। ग्रिनिंजा इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, बट उसके ऊपर थंडर लग जाता है और वो इस पूरे अटैक को सह लेता है। पॉल ये देखकर काफी शॉक रह जाता है कि ग्रिनिंजा ने कितने स्ट्रॉन्ग सुपर इफेक्टिव अटैक को पूरी तरह से सह लिया है। पॉल बोलता है मानना पड़ेगा, तुम्हारे ग्रिनिंजा काफी ज्यादा स्पेशल है, इसमें काफी सारी यूनिक चीजें हैं। अब ग्रिनिंजा नॉक ऑफ का यूज करता है, पर दोबारा से इलेक्ट्रीवायर प्रोटेक्ट अटैक का यूज करता है, जिससे उसके ऊपर इस अटैक का कोई भी डैमेज नहीं पड़ता और वो यूज करता है थंडर का। इस बार ग्रिनिंजा अपने शूरिकेन का यूज करके आसमान में चले जाता है और फ्लाई करके इस अटैक को डॉज कर लेता है। पॉल ये देखकर शॉक रह जाता है और बोलता है एक और यूनिक चीज, तुम्हारा ग्रिनिंजा सच में काफी स्पेशल है। अब ऐश अपने ग्रिनिंजा को बोलता है कि चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, जायंट वाटर शूरिकेन का यूज करो। अब ऐश अपने ग्रिनिंजा को बोलता है कि चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, जायंट वाटर शूरिकेन का यूज करो। पॉल अपने इलेक्ट्रीवायर को प्रोटेक्ट अटैक यूज करने बोलता है, वहीं पर ग्रिनिंजा जायंट वाटर शूरिकेन यूज कर देता है। यह अटैक इलेक्ट्रीवायर के शील्ड पे लगता है, बट इस अटैक को प्रोटेक्ट रोक नहीं पाता है। ये काफी ज्यादा पावरफुल था, जो कि शील्ड को तोड़ते हुए इलेक्ट्रीवायर पे लग जाता है और इलेक्ट्रीवायर को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। वो जमीन पर गिर जाता है और दोबारा उठने की कोशिश करता है। इतने में ही ग्रिनिंजा डबल टीम का यूज करता है और ऐश अपने ग्रिनिंजा को हाइड्रो पंप यूज करने बोलता है। ग्रिनिंजा और उसकी सारी फेक कॉपीज हाइड्रो पंप यूज कर देती हैं और सारे हाइड्रो पंप जाकर इलेक्ट्रीवायर पे लगते हैं, जिससे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। और फाइनली पॉल का सबसे स्ट्रॉन्ग और एस पोकेमॉन इलेक्ट्रीवायर हार जाता है। पॉल ऐश के पास आता है, वो उससे हाथ मिलाता है और बोलता है कि पिछले बार इन्फर्नेप और इस बार ग्रिनिंजा तुम्हारे पास हमेशा से ही काफी स्पेशल और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग तुम्हारे ट्रेनिंग में ही कुछ स्पेशल है, जिससे तुम्हारे सारे पोकेमॉन नॉर्मल से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐश बोलता है ऐसा हो सकता है, बट मेरा ग्रिनिंजा शुरुआत से ही काफी ज्यादा यूनिक और अलग है, क्योंकि वो हमेशा ट्रेनिंग करके सबसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। पॉल बोलता है कि हाँ मैंने नोटिस किया और मैं ये कह सकता हूँ कि ये डेफिनेटली किसी लेजेंडरी पोकेमॉन तक को भी हराने की पावर रखता है। इलेक्ट्रीवायर भी उठ जाता है और वो ग्रिनिंजा से आकर हाथ मिलाता है। पॉल बोलता है कि इससे पहले मुझे सबसे टफ अपोनेंट सिंथिया लगती थी, बट तुमसे लगातार 4th बार हारने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि तुम मेरे सबसे ज्यादा टफ अपोनेंट हो। ऐश बोलता है थैंक यू, हम दोबारा बैटल जरूर करेंगे और उस बार वो बैटल 1 वर्सेस 6 की होगी। पॉल बोलता है कि डेफिनेटली मैं उस टाइम का वेट करूंगा और भी ज्यादा ट्रेनिंग करके स्ट्रॉन्ग बनूंगा। फिलहाल के लिए मैं कुछ और वाइल्ड पोकेमॉन कैच करने जा रहा हूँ, जिनको मैं आगे अगले पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप के जिम बैटल्स में यूज कर सकूंगा। ऐश बोलता है ठीक है, मैं भी चलता हूँ, 2 दिन बाद पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप स्टार्ट होने वाली है। पॉल वहाँ से चले जाता है। ऐश ग्रिनिंजा को बोलता है कि तुम तो अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, तुमने काफी सारी नई चीजें सीखी है, नॉर्डर्न रीजन के वाइल्ड पोकेमॉन्स को तुमने काफी ज्यादा इजीली डिफीट कर दिया और पॉल के भी 3 पोकेमॉन्स को तुमने अकेले डिफीट कर दिया। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, तुम्हारी अच्छी ट्रेनिंग हो चुकी है। ग्रिनिंजा बोलता है कि ये मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ट्रेनिंग करके। पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के टॉप 8 स्टार्ट होने में अभी भी 2 दिन बचे हुए हैं और जब तक मैं और भी ज्यादा ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, जिससे मैं अपने आप को पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में प्रूफ कर पाऊँ। ऐश बोलता है ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो तुम यहाँ पर कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग कर सकते हो, मैं 2 दिन बाद तुम्हें लेने वापस आऊंगा। ये बोलकर ऐश और उसके फ्रेंड्स उस फॉरेस्ट से चले जाते हैं, बट वहाँ से आने के बाद भी ऐश ग्रिनिंजा के बारे में ही सोच रहा था कि वो वाइल्ड में अकेले कैसे रहेगा और कैसे ट्रेनिंग करता होगा। वहाँ पर काफी सारे खतरनाक नॉर्डर्न पोकेमॉन्स हैं। बट फिर ऐश को ग्रिनिंजा की बैक स्टोरी याद आती है, जहाँ पर वो एक फ्रोकी के फॉर्म में अपने ग्रुप से काफी ज्यादा डिफरेंट था। वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था और अकेले ट्रेनिंग करता था। उसने काफी सारे ट्रेनर्स को रिजेक्ट भी कर दिया था, क्योंकि वो ट्रेनर्स फ्रोकी को अपने लेवल के नहीं लगे। डेफिनेटली वो अकेले उस फॉरेस्ट में सर्वाइव कर लेगा। ऐसे ही करके वो दिन आ जाता है जब पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का टॉप 8 स्टार्ट होने वाला था। कुछ ही घंटों में ऐश को स्टेडियम में पहुंचना था, बट अभी तक ग्रिनिंजा वापस नहीं आया था ऐश के पास। वहीं पर ऐश को ग्रिनिंजा की काफी ज्यादा जरूरत थी। उसको अपने ग्रिनिंजा को 6 पोकेमॉन टीम में यूज करना था, उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ऐश जल्दी से अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है और उस फॉरेस्ट में पहुंच जाता है। बिना ब्रॉक, मिस्टी और सरीना को बताए उस फॉरेस्ट में ढूंढने के बाद ऐश को कोई भी कनेक्शन फील नहीं होता। ऐश काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसको कोई कनेक्शन या फिर ग्रिनिंजा कहीं पर
पर भी नहीं दिख रहा था। ऐश को लगता है कि शायद कुछ वाइल्ड नॉर्डर्न पोकेमॉन्स ने ग्रिंजा के साथ बैटल करके उसको वीक कर दिया है, जिसके चलते ऐश कनेक्शन फील नहीं कर पा रहा था। फिर भी ऐश हार नहीं मानता और वो ग्रिंजा को ढूंढते रहता है। ऐसे ही करते करते काफी टाइम बीत जाता है। अब पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के टॉप 8 स्टार्ट होने में सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा बचा था और उसको टाइम पे स्टेडियम पे पहुंचना था, बट अभी भी वो फॉरेस्ट के अंदर ही था। ब्रॉक, मिस्टी और सईना सब ऐश को ढूंढ रहे थे। उनको पता था कि आधे घंटे में बैटल स्टार्ट होने वाली है और ऐश को वहां पर पहुंचना होगा, वरना उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। उनको ऐश कहीं पर भी नहीं दिख रहा था। वहीं पर ऐश अपने ग्रिंजा को ढूंढ रहा था। काफी ढूंढने के बाद भी किसी को भी ऐश देखने को नहीं मिलता। तभी सईना को याद आता है कि उसका ग्रिंजा आज वापस आने वाला था ट्रेनिंग करके, तो हो सकता है कि ऐश अपने ग्रिंजा को फॉरेस्ट में लेने गया हो। ब्रॉक बोलता है कि तुमने सही कहा। ऐश के सारे फ्रेंड्स उस फॉरेस्ट में आ जाते हैं जहाँ पर वो ऐश को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, बट उनको ऐश कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा था। सारे लोग अपने सारे पोकेमॉन्स को भेज देते हैं ऐश को ढूंढने के लिए। कुछ टाइम बाद ब्रॉक का क्रोबैट ब्रॉक के पास आता है और वो उनको कहीं पर तो लेके जा रहा था। सब उसको फॉलो करते हैं और वो क्रोबैट ऐश के पास सबको लेकर आ जाता है। ऐश अपने ग्रिंजा के पास था, यानी कि उसको ग्रिंजा मिल गया था। ब्रॉक, मिस्टी और सईना सब ऐश के पास जाते हैं और उनको देखने को मिलता है कि ग्रिंजा काफी ज्यादा वीक हो चुका है। ब्रॉक बोलता है कि अब सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बाकी है टॉप 8 स्टार्ट होने में, तुम्हें जल्दी करना होगा। ऐश अपने ग्रिंजा को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है। सब जल्दी से पोकेमॉन सेंटर पहुंच जाते हैं जहां पर ऐश अपने ग्रिंजा को हील कराता है। पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के टॉप 8 स्टार्ट होने में अब सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बचे थे और ऐश अभी तक स्टेडियम में नहीं पहुंचा था। अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचेगा तो उसकी बैटल मिस हो सकती है, जिससे वो पूरे पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप से बाहर हो जाएगा। ऐश का ग्रिंजा हील हो जाता है और ऐश अपने चार्जार्ड पर बैठकर स्टेडियम की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है, बट अब टाइम जा चुका था। टॉप 8 स्टार्ट हो गया था और ऐश अभी तक नहीं पहुंच पाया था। ऐश काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, बट अभी भी वो होप नहीं खोता है। वो स्टेडियम की तरफ बढ़ते रहता है, जबकि उसको पता था कि टॉप 8 स्टार्ट हो चुका है। फाइनली वो स्टेडियम में आता है और एंटर करता है। उसको देखने को मिलता है कि एक बैटल ऑलरेडी चल रही है। ऐश काफी ज्यादा सैड हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि ऐश की बैटल जा चुकी है और उसके अपोनेंट को विनर डिक्लेयर कर दिया होगा। वो काफी ज्यादा लेट हो गया था, पर तभी वहां पर ब्रॉक आ जाता है और वो बोलता है कि मैंने पोकेमॉन मास्टर कमेटी मेंबर से बात की है और वो लोग बता रहे हैं कि ये सेकंड बैटल है, वहीं पर तुम्हारी बैटल थर्ड है, यानी कि इसके बाद होगी। तुम लेट नहीं हुए हो, अभी भी तुम्हारी बैटल होना बाकी है। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बैटल देखने जा ही रहा होता है। तभी उसको गार्ड्स रोक लेते हैं और बोलते हैं कि आगे की बैटल सब चैलेंजर देख नहीं सकते। ये बैटल सब सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ऑडियंस ही देख सकती है, क्योंकि अगर कोई एक चैलेंजर इस बैटल को देखता है और अगर उसी चैलेंजर की बैटल आगे जाके उस ट्रेनर से होती है जो कि बैटल कर रहा था, तो उसको ऑलरेडी पता होगा कि वो ट्रेनर के पास कौन से पोकेमॉन है, वो कौन से अटैक यूज करते हैं और उसकी स्ट्रेटेजीज क्या है। ब्रॉक बोलता है कि ये सही बात है। गार्ड बोलता है कि तुम्हें कुछ टाइम तक रुकना होगा और जब तुम्हारी बैटल होगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे, जिसके लिए बाहर ऐश पोकेमॉन सेंटर में वेट करता है। कुछ टाइम बाद गार्ड वहां पर आता है और बोलता है कि सेकंड बैटल एंड हो चुकी है, अब तुम्हारी बैटल स्टार्ट होने वाली है, रेडी रहो अपने पोकेमॉन्स को चूज करके। ऐश अपने 6 पोकेमॉन्स को चूज कर लेता है और बैटल के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। वो स्टेडियम में एंटर करता है और इस बार उसका अपोनेंट पहले से ही बैटल फील्ड में खड़ा हुआ था। वो अपोनेंट को ऐश जानता नहीं था, यानी कि वो सबसे पहला अननोन ट्रेनर था जो कि ऐश के सामने आया था। दोनों ही हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी टक्कर देंगे। रेफरी बोलता है कि ये बैटल 6 on 6 होने वाली है, जहां पर दोनों ही ट्रेनर्स मैक्सिमम 3 लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन का यूज कर सकते हैं और इस बैटल में मैक्सिमम एक ट्रेनर 3 फेनोमेना का यूज कर सकता है। उससे ज्यादा फेनोमेना का यूज करना अलाउड नहीं है और वो कौन से भी फेनोमेना हो सकते हैं। एक फेनोमेना दोबारा रिपीट भी हो सकता है। अब बैटल को स्टार्ट करा जाए। अब ऐश अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह ही भेज देता है शाइनी म्यूटू को, जिसको वो मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा म्यूटू एक्स में। अपोनेंट बोलता है कि नाइस, एक शाइनी म्यूटू। बाय द वे मैं तुम्हारा नाम पूछना भूल गया, तुम्हारा नाम क्या है? ऐश बोलता है कि मेरा नाम ऐश कचम है, तुम्हारा नाम क्या है? वो ट्रेनर बोलता है कि मेरा नाम माइक है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ऐश बोलता है मुझे भी, और अब बैटल को कंटिन्यू करते हैं। माइक अपना फर्स्ट पॉकीबॉल निकालता है और ग्राउंड में फेंकता है, जिसमें से निकलती है चैंपियन, जिसको देखकर ऐश काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। वो बोलता है कि मैंने अभी रिसेंटली पॉल से बैटल करी थी जिसने चैंपियन का यूज किया था और यहाँ पर तुम्हारे पास भी एक चैंपियन है। माइक बोलता है कि अच्छा पॉल, मैंने उसको जिम बैटल में काफी ज्यादा इजीली हरा दिया था, मुझे वो याद है, मुझे उससे कंपेयर मत करो। बैटल स्टार्ट होती है और सबसे पहले चैंपियन यूज करती है कराटे चॉप अटैक का, जिसको मेगा म्यूटू एक्स बैरियर का यूज करके रोक देता है और यूज करता है साइको कट अटैक का, जो कि चैंपियन पर लग जाता है, बट इससे चैंपियन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद मेगा म्यूटू एक्स यूज करता है शैडो बॉल का, जिसको चैंपियन डॉज कर लेती है और यूज करती है लो किक अटैक का, पर जैसे ही चैंपियन म्यूटू के पास आती है, म्यूटू उसके पैर को पकड़ लेता है और एक काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा स्पीयर का यूज करता है, जिससे चैंपियन को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, वो जमीन पर गिर जाती है। अभी तक के लिए म्यूटू चैंपियन को डोमिनेट कर रहा था, अब चैंपियन यूज करती है साइज मिक्टॉस अटैक का, जिससे वो म्यूटू को
जमीन पर पटक देती है और यूज करती है रोलिंग किक अटैक का, जो कि म्यूटू पर लग जाता है, जिससे म्यूटू को भी डैमेज पड़ जाता है। अब ऐश अपने मेगा म्यूटू एक्स को एक काफी स्ट्रॉन्ग साइड स्ट्राइक अटैक यूज करने बोलता है, जो कि उसका सिग्नेचर अटैक था। म्यूटू साइड स्ट्राइक का यूज कर देता है, पर तभी चैंपियन यूज करती है काउंटर अटैक का, जिससे साइड स्ट्राइक रिफ्लेक्ट हो जाती है और वो म्यूटू के ऊपर लगने वाली होती है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। म्यूटू भी इसके लिए रेडी नहीं था, जिसके चलते यह अटैक म्यूटू पर लग जाता है और म्यूटू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ये काफी ज्यादा अच्छा मूव था माइक और उसके चैंपियन की तरफ से, उनकी स्ट्रेटेजीज काफी ज्यादा अच्छी थी। अनाउंसर बोलता है कि चैंपियन की पावर मेगा म्यूटू एक्स से कहीं ज्यादा कम है, बट फिर भी अपने स्ट्रेटेजी का यूज करके वो म्यूटू को काउंटर कर रही है। अब म्यूटू दोबारा से और स्पेयर का यूज करता है, जिसको चैंपियन डॉज करके यूज करती है सर्कल थ्रो का। यह म्यूटू पर लग जाता है और अचानक से मेगा शाइनी म्यूटू एक्स पोकीबॉल के अंदर वापस चले जाता है और ऐश का चार्जार्ड पोकीबॉल से बाहर आ जाता है। चार्जार्ड काफी कंफ्यूज होता है कि वो अचानक से कहाँ निकल गया, वो किस बैटल में आ गया है, जबकि ऐश ने उसको चूज भी नहीं किया था। ऐश भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। तभी अनाउंसर बोलता है कि सर्कल थ्रो एक ऐसा अटैक है जिससे जो पोकेमॉन बैटल कर रहा है अपोनेंट का, वो पोकेबॉल में वापस चले जाता है और उसके बदले अपोनेंट टीम से कोई एक रैंडम पोकेमॉन बैटल में आ जाता है अचानक से। इस मूव को स्ट्रैटेजी के तौर पर यूज किया जाता है। इस चीज को सुनकर ब्रॉक बोलता है कि मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि माइक स्ट्रैटेजीज बनाने में काफी ज्यादा अच्छा है, तुम्हें संभल कर बैटल करना होगा। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, मैं अपने चार्जार्ड से ही बैटल को कंटिन्यू करूंगा। ऐश अपने चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर के साथ स्टार्ट करने बोलता है, जिसको चैंपियन डॉज कर लेती है। तभी चार्जार्ड यूज करता है विंग अटैक का। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, जिसके चलते चैंपियन उसको डॉज नहीं कर पाती और ये सुपर इफेक्टिव अटैक था, जिससे चैंपियन को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद चार्जार्ड यूज करता है फायर ब्लास्ट का, जो कि चैंपियन पर लगने के बाद चैंपियन काफी ज्यादा वीक हो जाती है। ऐश बोलता है कि चार्जार्ड चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, ड्रैगन टेल अटैक का यूज करो। चार्जार्ड बिल्कुल ऐसा ही करता है और फाइनली चैंपियन हार जाती है। अनाउंसर बोलता है कि माइक की स्ट्रैटेजी उसी के ऊपर भारी पड़ गई है। चार्जार्ड बाहर आकर चैंपियन को पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया है और उसको डिफीट भी कर दिया है। माइक अपने चैंपियन को वापस लेता है पोकीबॉल में और बोलता है तुमने काफी अच्छी बैटल करी, अब पोकीबॉल के अंदर रेस्ट करो। माइक अपना सेकंड पोकीबॉल निकालता है और बोलता है आर मैसिव जाओ। जैसे ही आर मैसिव बाहर निकलता है, सारी ऑडियंस उसको देखकर काफी ज्यादा शॉक रह जाती है। वो देखने में काफी स्ट्रॉन्ग और यूनिक पोकेमॉन लग रहा था, जिसको ऐश, मिस्टी, ब्रॉक और सहीना किसी ने भी इसके पहले नहीं देखा था। ब्रॉक बोलता है कि शायद से एक नॉर्डन पोकेमॉन है, जिसके चलते हमारे पास इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो तुम्हें संभल के बैटल करनी होगी। ऐश बोलता है ठीक है। मिस्टी बोलती है कि माइक ने अभी तक 2 नॉर्डन पोकेमॉन्स का यूज कर लिया है, यानी कि वो एक नॉर्डन रीजन का ट्रेनर है। ऐश सबसे पहली बार एक काफी स्ट्रॉन्ग नॉर्डन रीजन के ट्रेनर से बैटल कर रहा है। देखते हैं कि इस बैटल का रिजल्ट क्या आता है। सहीना बोलती है कि ऐश को टफ बैटल पसंद है, वो डेफिनेटली इस बैटल को जीतकर वापस आएगा। तभी ऐश अपने कीस्टोन को बाहर निकालता है और अपने चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व कर देता है। मेगा चार्जार्ड एक्स में बैटल स्टार्ट होती है और माइक अपने आर मैसिव को एक्वा टेल अटैक यूज करने बोलता है, जिसको चार्जार्ड डॉज करके फ्लेम थ्रोअर अटैक का यूज करता है, जो कि आर मैसिव पर लग जाता है। बट इस अटैक का उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ता, जिसके बाद आर मैसिव यूज करता है रेन डांस अटैक का, जिससे बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। रॉक बोलता है कि इससे ऐश को काफी ज्यादा डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि रेन डांस अटैक यूज करने के बाद वाटर टाइप अटैक की पावर 50% से बढ़ जाती है, वहीं पर दूसरी तरफ फायर टाइप अटैक की पावर 50% से कम हो जाती है। चार्जार्ड अब उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, बट फिर भी ऐश अपने चार्जार्ड के साथ ही बैटल को कंटिन्यू करता है। अब आर मैसिव यूज करता है सर्फ अटैक का, जिससे वो एक काफी ज्यादा बड़ी वेव को क्रिएट करता है और वो मेगा चार्जार्ड एक्स की तरफ बढ़ रहा होता है। मेगा चार्जार्ड एक्स इसको उड़कर डॉज करने की कोशिश करता है, बट ये वेव इतनी ज्यादा बड़ी थी कि मेगा चार्जार्ड एक्स इसको डॉज नहीं कर पाता और उसके ऊपर ये अटैक लग जाता है, जिसका चार्जार्ड पर काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद आर मैसिव यूज करता है ड्रैगन टेल का, जिससे मेगा चार्जार्ड एक्स जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि ये अटैक उसके ऊपर सुपर इफेक्टिव था। आर मैसिव के अटैक्स को देखते हुए ब्रॉक बोलता है कि मेरे अकॉर्डिंग आर मैसिव एक ड्रैगन और वाटर टाइप पोकेमॉन है, तुम्हें उसके ऊपर ड्रैगन टाइप अटैक ट्राई करने चाहिए। ऐश बोलता है चार्जार्ड ड्रैगन रश का यूज करो। वहीं पर माइक भी अपने आर मैसिव को ड्रैगन रश अटैक यूज करने बोलता है। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, जिससे दोनों ही पोकेमॉन्स को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। आर मैसिव काफी ज्यादा वीक हो चुका था। वहीं पर चार्जार्ड भी जमीन पर गिर जाता है और वो अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि उसके ऊपर भी ड्रैगन रश सुपर इफेक्टिव था और वो हार जाता है, यानी कि अब दोनों ही ट्रेनर्स के एक पोकेमॉन डिफीट हो चुके थे। ऐश अपने चार्जार्ड को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कि चार्जार्ड तुमने अपना काम कर दिया है, तुमने चैंपियन को डिफीट कर दिया और आर मैसिव को वीक भी कर दिया है। अब बाकी सब मेरे बाकी बचे हुए पोकेमॉन्स पर छोड़ दो। ऐश अपना सेकंड पोकेबॉल निकालता है और दोबारा से मेगा म्यूटू एक्स को भेजता है, जो कि इससे पहले पोकेबॉल के अंदर चला गया था। तभी अनाउंसर बोलता है कि अब मैदान में 2 लेजेंडरी पोकेमॉन्स आ चुके हैं, ये बैटल काफी ज्यादा औसम होने वाली है। सरीना बोलती है कि इसका मतलब आर मैसिव एक लेजेंडरी पोकेमॉन है नॉर्डन रीजन का, जिसके चलते वो इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मिस्टी
मिस्टी बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा। तभी माइक अपना डायनामैक्स बैंड बाहर निकालता है और वो आर मैसिव को डायनामैक्स कर देता है डायनामैक्स आर मैसिव में, यानी कि माइक ने अपना सबसे पहला फेनोमेना यूज कर लिया था। इससे आर मैसिव की एचपी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बैटल स्टार्ट होती है। माइक अपने डायनामैक्स आर मैसिव को मैक्स गीजर अटैक यूज करने बोलता है, जिसको मेगा म्यूटू एक्स डॉज करने की कोशिश करता है, बट उसके ऊपर यह अटैक लग जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था, जिससे मेगा म्यूटू एक्स को डैमेज पड़ता है। वो वापस खड़ा हो जाता है और अब ऐश उसको एक जायंट साइड स्ट्राइक यूज करने बोलता है। मेगा म्यूटू एक्स साइड स्ट्राइक बनाना स्टार्ट कर देता है। इतने में ही माइक अपने डायनामैक्स आर मैसिव को मैक्स वर्म विंड यूज करने बोलता है, जो कि एक ड्रैगन टाइप का डायनामैक्स अटैक था। इसको आर मैसिव यूज कर देता है। वहीं पर दूसरी तरफ मेगा म्यूटू एक्स भी अपना जायंट साइड स्ट्राइक यूज कर देता है। दोनों ही सुपर पावरफुल अटैक टकरा जाते हैं और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। दोनों पोकेमॉन्स को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और दोनों ही अब काफी ज्यादा वीक हो चुके थे। मैक्स वर्म विंड की वजह से मेगा म्यूटू एक्स के अटैक स्टैट कम हो गए थे। अब माइक अपने आर मैसिव को मैक्स स्ट्राइक यूज करने बोलता है, जो कि एक नॉर्मल टाइप का डायनामैक्स अटैक था। वहीं पर ऐश का मेगा म्यूटू एक्स इस अटैक को साइको कट से काउंटर करता है, जो कि काम नहीं आता। मैक्स स्ट्राइक उससे कहीं ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते मेगा म्यूटू एक्स वॉल पर जाकर टकरा जाता है। वो नीचे गिर जाता है और उठ नहीं पा रहा था। वहीं पर आर मैसिव अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि 3 टर्न्स हो गए थे और अब डायनामैक्स फेनोमेना हट जाता है। दोनों ही पोकेमॉन्स काफी ज्यादा वीक लग रहे थे बैटल करके। आर मैसिव यूज करता है ड्रैगन रश अटैक का, वहीं पर मेगा म्यूटू एक्स इसको काउंटर करता है साइको कट से। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और इक्वली पावरफुल थे, जिसके चलते दोनों पोकेमॉन्स को इक्वल डैमेज पड़ता है। आर मैसिव और मेगा म्यूटू एक्स दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करते जाते हैं, जिससे दोनों ही पोकेमॉन्स वीक हो गए थे। अब माइक अपने आर मैसिव को ड्रैको म्यूटियोर अटैक यूज करने बोलता है। वहीं पर ऐश अपने मेगा म्यूटू एक्स को साइड स्ट्राइक यूज करने बोलता है। साइड स्ट्राइक आर मैसिव के ऊपर लग जाती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। वहीं पर मेगा म्यूटू एक्स भी ड्रैको म्यूटियोर को डॉज करने की कोशिश करता है, बट उसके ऊपर कुछ म्यूटियोर्स लग जाते हैं, जिससे मेगा म्यूटू एक्स भी जमीन पर गिर जाता है। दोनों ही पोकेमॉन जमीन पर थे। देखना यह था कि हारता कौन है, बट कुछ सेकंड्स बाद दोनों ही पोकेमॉन वापस खड़े हो जाते हैं। दोनों ही पोकेमॉन हारना नहीं चाहते थे। ऐश और माइक दोनों ही बोलते हैं कि चलो इस बैटल को खत्म करते हैं। आर मैसिव ड्रैगन रश का यूज करो। वहीं पर ऐश अपने मेगा म्यूटू एक्स को साइको कट यूज करने बोलता है। दोनों ही अपना बेस्ट देते हैं और दोनों अटैक टकरा जाते हैं, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और देखने को मिलता है कि दोनों ही पोकेमॉन हार चुके हैं, यानी कि ये बैटल टाई हो चुकी है। माइक अपने आर मैसिव को पोकेबॉल के अंदर वापस बुलाता है, जिसने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। माइक बोलता है कि मैं इससे ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं लगा सकता था। वहीं पर ऐश भी अपने म्यूटू को वापस लेता है और बोलता है तुमने अपना काम कर दिया है। दोनों ही ट्रेनर्स के अब 2-2 पोकेमॉन हार चुके थे। ऐश अपने थर्ड पोकेबॉल को निकालता है और भेजता है हूपा को। माइक इसको देखकर हंसता है और बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा वीक पोकेमॉन लग रहा है, मैं तो इसको ऐसे हरा दूंगा। वो अपना थर्ड पोकेबॉल निकालता है और बोलता है कि जाओ टेरा फ्लेयर। ये भी एक ब्रांड न्यू पोकेमॉन था, जिसको ऐश और उसके फ्रेंड्स ने इससे पहले नहीं देखा था। मिस्टी बोलती है कि ये भी नॉर्डन से बिलोंग करता है। ऐश अपने प्रिजन बॉटल को बाहर निकालता है और वो उसको हूपा के ऊपर यूज कर देता है, जिससे वो कन्वर्ट हो जाता है हूपा अनबाउंड में। पर तभी टेरा फ्लेयर ग्लो होता है और ऐश अपने प्रिजन बॉटल का यूज नहीं कर पाता है, यानी कि हूपा कन्वर्ट नहीं होता है हूपा अनबाउंड फॉर्म में, जिससे ऐश काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी माइक बोलता है कि यह है मेरे टेरा फ्लेयर की एंटी फॉर्म एबिलिटी, मैं ऐसे ही मूवमेंट के लिए अपने टीम में टेरा फ्लेयर को रखता हूँ। ऐश बोलता है कि इस एबिलिटी से क्या होता है। माइक बोलता है कि इस एबिलिटी के चलते टेरा फ्लेयर का अपोनेंट कोई भी फॉर्म, एबिलिटी या फिर फेनोमेना यूज नहीं कर सकता है और ना ही कोई स्ट्रेटेजी का यूज कर सकता है। इससे सरीना, मिस्टी और ब्रॉक सब काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं, क्योंकि ऐश के सामने पहली बार कोई ऐसा ट्रेनर आया था जो कि ऐश के स्ट्रेटेजी को टक्कर दे रहा था। ऐश काफी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इस बैटल में उसको हूपा की अनबाउंड फॉर्म की काफी ज्यादा जरूरत थी। वो इस बैटल में काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता था। ब्रॉक बोलता है कि अब कुछ नहीं कर सकते। हूपा अपने कन्फाइंड फॉर्म में भी एक मिथिकल पोकेमॉन है और काफी स्ट्रॉन्ग है, तुमको ऐसे ही बैटल करना होगा। बैटल स्टार्ट होती है। माइक अपने टेरा फ्लेयर को बुलडोज अटैक यूज करने बोलता है, पर जैसे ही वो हूपा के पास पहुंचने वाला होता है, ऐश अपने हूपा को साइकिक अटैक यूज करने बोल देता है, जिससे वो टेरा फ्लेयर को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। वो टेरा फ्लेयर को आसमान में लेकर जाता है और नीचे पटक देता है, जिससे टेरा फ्लेयर को डैमेज पड़ता है। माइक बोलता है टेरा फ्लेयर ओवरहीट अटैक का यूज करो। इसको हूपा डॉज करके यूज करता है शैडो बॉल का, जिसको टेरा फ्लेयर डॉज कर लेता है। इसके बाद माइक अपने टेरा फ्लेयर को अर्थक्वेक अटैक यूज करने बोलता है। ऐश बोलता है कि अगर ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी है तो मैं इससे कहीं ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजीज क्रिएट करता हूँ, हूपा फ्लोट करो। हूपा आसमान में चले जाता है, जिसके चलते उसके ऊपर अर्थक्वेक अटैक का कोई भी असर नहीं पड़ता है। माइक बोलता है टेरा फ्लेयर चलो एक डू और डाई मूव का यूज करते हैं, फिजर अटैक का यूज करो। टेरा फ्लेयर बिल्कुल ऐसा ही करता है, बट ये अटैक हूपा पर नहीं लगता है, यानी कि मिस हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि लकीली तुम्हारा हूपा बच गया, वरना फिजर एक वन हिट नॉकआउट मूव है। अगर ये हूपा पर लग जाता तो वो डेफिनेटली
हार जाता है। इससे पता चलता है कि टेरा फ्लेयर के पास काफी स्ट्रॉन्ग अटैक्स हैं, जैसे कि अर्थक्वेक और फिशर, और अभी तो बैटल स्टार्ट हुई है, क्या पता उसके पास और कितने स्ट्रॉन्ग मूव होंगे। अब माइक अपने टेरा फ्लेयर को इरप्शन अटैक यूज करने बोलता है, जिसको हुपा डॉज नहीं कर पाता और उसको काफी डैमेज पड़ता है। इसके काउंटर में ऐश अपने हुपा को कंफ्यूजन अटैक यूज करने बोलता है, जो कि टेरा फ्लेयर के ऊपर लग जाता है और वो कंफ्यूज हो जाता है। माइक बोलता है कोई बात नहीं, टेरा फ्लेयर अपने खुद के ऊपर मर्ड स्लैप अटैक का यूज करो। टेरा फ्लेयर बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो इस अटैक का यूज करके कंफ्यूजन से बाहर भी आ जाता है, जिसको ऐश देखकर काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। अब माइक अपने टेरा फ्लेयर को डिग अटैक यूज करने बोलता है, जिससे वो गड्ढा खोदकर जमीन के अंदर चले जाता है। अब हुपा को नहीं पता था कि वो कहां से बाहर निकलने वाला है। ऐश बोलता है कि हुपा एक जगह पर रहो। हुपा एक ही जगह पर रहता है। तभी ऐश बोलता है कि हुपा अपने पीछे देखो, और वहां से टेरा फ्लेयर बाहर निकलता है। इससे पहले कि टेरा फ्लेयर डिग अटैक का यूज कर पाता है, ऐश अपने हुपा को साइकिक अटैक यूज करने बोल देता है। हुपा टेरा फ्लेयर को कंट्रोल करता है और वो उसको आसमान में लेकर जाकर वापस से नीचे पटक देता है, जिससे उसको दोबारा डैमेज पड़ता है। ऐश का हुपा अपने बेस फॉर्म में भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। माइक बोलता है कि टेरा फ्लेयर हमें कुछ ना कुछ करना होगा, फ्लेयर ब्लिट्स अटैक का यूज करो। इसको हुपा काउंटर करता है शैडो बॉल के साथ, पर टेरा फ्लेयर उसको डिस्ट्रॉय करके हुपा के ऊपर फ्लेयर ब्लिट्स का यूज कर देता है। अब टेरा फ्लेयर हुपा के ऊपर फ्लेयर ब्लिट्स अटैक का यूज करता है, जिसको हुपा डॉज कर लेता है और यूज करता है साइकिक का। फाइनली वो उसको कंट्रोल करता है और आसमान में लेके जाकर दोबारा से पटक देता है, जिससे टेरा फ्लेम हार जाता है। यानी कि अब माइक की आधी टीम हार चुकी थी। माइक अपने टेरा फ्लेम को पोकीबॉल के अंदर वापस लेता है। ब्रॉक बोलता है कि इससे ये प्रूफ हो गया कि हुपा अपने कन्फाइंड फॉर्म में भी किसी से कम नहीं है, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। हाँ, अनबाउंड फॉर्म में उसकी ट्रू पावर देखने को मिलती है, पर वो कन्फाइंड फॉर्म में भी बैटल कर सकता है। अब माइक अपने फोर्थ पॉकीबॉल को निकालता है और भेजता है ब्रीज फर को, जो कि देखने में काफी औसम लग रहा था। वहीं पर ऐश अपने हुपा के साथ ही कंटिन्यू करता है। ब्रीज फर स्टार्ट करता है एक थंडर बोल्ट के साथ, जिसको हुपा डॉज करने की कोशिश करता है, बट उसके ऊपर यह अटैक लग जाता है और उसको डैमेज पड़ता है। अब हुपा यूज करता है शैडो बॉल का। वहीं पर ब्रीज फर काफी ज्यादा फास्ट था, वो इस अटैक को काफी ज्यादा इजीली डॉज कर लेता है। अनाउंसर बोलता है कि ब्रीज फर नॉर्डन का सबसे ज्यादा फास्ट पोकेमॉन है, उसके ऊपर अटैक करना इतना ज्यादा इजी नहीं है। मिस्टी बोलती है कि माइक के हर एक पोकेमॉन में कुछ न कुछ खासियत है, उनको डिफीट करने के लिए तुम्हें कुछ स्ट्रेटेजीज को क्रिएट करना होगा। अब हुपा साइकिक अटैक का यूज करता है, बट ब्रीज पर उसको भी डॉज कर लेता है और यूज करता है थंडर अटैक का, जो कि अगेन हुपा पर लग जाता है और हुपा काफी ज्यादा वीक हो चुका था, वो ब्रीज पर पे अटैक नहीं कर पा रहा था। इसी तरह से ब्रीज पर हुपा को काफी ज्यादा डैमेज देता है, वहीं पर हुपा उसको डैमेज नहीं दे पाता और लास्ट में एक काफी स्ट्रॉन्ग थंडर पंच का यूज करके ब्रीज पर हुपा को डिफीट कर देता है। यानी कि अब ऐश की भी आधी टीम हार चुकी थी। ऐश अपने हुपा को पोकीबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कि आज मुझे तुम्हारे ट्रू पावर देखने को मिली कि तुम अपने अनबाउंड फॉर्म के बिना कितने स्ट्रॉन्ग हो, एंड तुमने अपने आप को प्रूफ कर दिया। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलोगे अपने कन्फाइंड फॉर्म में। अब पोकीबॉल में रेस्ट करो। वहीं पर ऐश अपना फोर्थ पोकीबॉल निकालता है और भेजता है पिकाचू को। सरीना बोलती है कि ब्रीज फर के अटैक्स को देखते हुए मेरे अकॉर्डिंग वो एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है और अब बैटल दो इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन्स में होने जा रही है। देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन जीत रहा है। बैटल स्टार्ट होती है और ऐश अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल यूज करने बोलता है। वहीं पर माइक इस बार अपने ब्रीज फर को यह अटैक डॉज करने नहीं बोलता है, बल्कि एक ही जगह पर खड़े रहने बोलता है। पिकाचू का वोल्ट टैकल ब्रीज फर पर लग जाता है और ब्रीज फर को कोई भी असर नहीं पड़ता, उल्टा ब्रीज फर के ऊपर कुछ चार्जेस फ्लो होते हैं। अब माइक अपने ब्रीज फर को इलेक्ट्रो बॉल अटैक यूज करने बोलता है, जो कि पिकाचू के ऊपर लग जाता है और अब ऐश अपने पिकाचू को आयरन टेल अटैक यूज करने बोलता है। बट अब ब्रीज फर की स्पीड पहले से भी ज्यादा हो चुकी थी, वो इस अटैक को काफी ज्यादा इजीली डॉज कर लेता है और पिकाचू ब्रीज फर को देख भी नहीं पाता। ब्रॉक बोलता है कि मैं समझ गया, ब्रीज फर के पास मोटर ड्राइव एबिलिटी है। इस एबिलिटी के बारे में तुम जानते होगे, यह एबिलिटी वॉकनर के इलेक्ट्रीवायर के पास भी थी, जिससे तुमने पोकेमॉन जर्नीज में बैटल की थी। अगर किसी पोकेमॉन के पास मोटर ड्राइव एबिलिटी है और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप अटैक लग जाते हैं तो उसको कोई भी डैमेज नहीं पड़ेगा, उल्टा उसके स्पीड स्टार्ट बढ़ जाएंगे, जिससे वो और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। मतलब ऐसे पोकेमॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप यूज करना बिल्कुल वेस्ट है, उससे उनका ही फायदा होगा। ऐश बोलता है कि बताने के लिए थैंक यू, अब तो ब्रीज फर से बैटल करने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। अब ऐश अपने पिकाचू को क्विक अटैक यूज करने बोलता है, वहीं पर ब्रीज फर भी वोल्ट टैकल का यूज करता है। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर पिकाचू का अटैक ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके चलते ब्रीज फर को डैमेज पड़ता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश पिकाचू के साथ कंटिन्यू करना बेवकूफी होगी, उससे ब्रेसबर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाएगा और उसको डिफीट करना और भी मुश्किल होते जाएगा। ऐश बोलता है कि बस थोड़ा और वेट करो। अब ऐश अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल यूज करने बोलता है, वहीं पर माइक अपने ब्रेसबर को वहीं पर खड़े रहने बोलता है। पिकाचू ब्रीज फर के काफी पास पहुंच जाता है, तभी ऐश अपने पिकाचू को आयरन टेल यूज करने बोल देता है, जिससे वो वोल्ट टैकल को रोककर फुल फोर्स के साथ आयरन टेल का यूज कर देता है, जिससे ब्रीज फर को डैमेज पड़ता है। ये स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा औसम थी, इससे ब्रीज फर काफी ज्यादा वीक हो गया था। अनाउंसर बोलता है कि ब्रीज फर मेनली अपने स्पीड के लिए जाना जाता है, इसके ऊपर अटैक्स
जल्दी नहीं लगते हैं, बट इसकी एचपी काफी ज्यादा कम है जिसके चलते ये कुछ ही अटैक्स में हार जाता है। अब ब्रीज भर उठ नहीं पा रहा था। ऐश बोलता है पिकाचू यही मौका है, आयरन टेल का यूज करो। पिकाचू बिल्कुल ऐसा ही करता है और ब्रीज पर हार जाता है। रेफरी बोलता है कि ब्रीज पर अब आगे लड़ नहीं सकता, यानी कि पिकाचू ये बैटल जीत चुका है और अब माइक के 4 पोकेमॉन हार गए हैं। ऐश बोलता है देखा मैंने कहा था ना, मैंने इससे पहले इलेक्ट्रीवायर को भी डिफीट किया है जिसके पास मोटर ड्राइव एबिलिटी थी और ब्रीज पर को डिफीट करना उससे भी ज्यादा इजी था। माइक बोलता है कि ऐश तुमने काफी अच्छी स्ट्रेटेजी का यूज किया, वरना अपोनेंट्स मेरे ब्रीज पर को टच भी नहीं कर पाते और वो सामने वाले पोकेमॉन को थका कर उनको हरा देता है। तुम्हारा पिकाचू डेफिनेटली इस विन को डिजर्व करता है, बट अब मेरे 2 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आने वाले हैं। माइक अपने 5th पोकेबॉल को निकालता है और भेजता है टाइडल गेस्ट को। ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन था। माइक के पूरे टीम में सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न रीजन के पोकेमॉन्स थे जो कि काफी कम देखने को मिलता है, पर तभी माइक एक टाइडल ऑर्ब को निकालता है जिससे उसका टाइडल गेज कन्वर्ट हो जाता है एक दूसरे फॉर्म में। बट ये टाइडल गेज पर काम नहीं आता। ब्रॉक बोलता है कि देखने से तो टाइडल गेज एक वाटर टाइप पोकेमॉन लग रहा है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप सुपर इफेक्टिव होने चाहिए। माइक बोलता है कि मेरे टाइडल गेज की सेकेंडरी टाइपिंग ग्राउंड टाइप है, इसीलिए इसके ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप का असर नहीं होता। तभी माइक अपने टाइडल गेज को अर्थक्वेक अटैक यूज करने बोलता है जिससे पूरा बैटल ग्राउंड हिलना स्टार्ट कर देता है और पिकाचू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। अब ऐश अपने पिकाचू को आयरन टेल यूज करने बोलता है, वहीं पर टाइडल गेज यूज करता है रॉक टूम्ब अटैक का, जिससे पिकाचू के चारों तरफ पत्थर आ जाते हैं और वो उसके अंदर फंस जाता है। अब पिकाचू बाहर नहीं निकल पा रहा था। माइक बोलता है कि टाइडल गेज चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, रॉक थ्रो अटैक का यूज करो। टाइडल गेज बिल्कुल ऐसे करता है और पिकाचू के ऊपर काफी सारे रॉक्स लगते हैं जिससे पिकाचू हार जाता है। यानी कि अब ऐश के भी 4 पोकेमॉन्स हार चुके थे। पिकाचू ऐश का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन था, बट वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। माइक ने काफी ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी यूज करके पिकाचू को पूरी तरह से ट्रैप कर दिया था। ऐश अपने पिकाचू को पोकेबॉल में वापस बुलाता है और बोलता है सॉरी मैं तुम्हें अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाया। ऐश अपने 5th पोकेबॉल को निकालता है और भेजता है ग्रीनिंजा को, जो कि बैटल में आते ही अपने बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म में आ जाता है। माइक इसको देखकर शॉक रह जाता है। वो बोलता है कि मैं ग्रीनिंजा पोकेमॉन के बारे में जानता हूँ, बट मैंने आज तक ऐसा कोई ग्रीनिंजा नहीं देखा है। इसकी डिजाइन काफी अलग है और इसके पीछे एक शूरिकेन है। ऐश बोलता है कि ये बॉन्ड इवॉल्व ग्रीनिंजा है। पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रीनिंजा एग्जिस्ट करता है और वो मेरे पास है। तभी ऐश अपना डायनामैक्स बैंड निकालता है और वो अपने ग्रीनिंजा को डायनामैक्स कर देता है डायनामैक्स ग्रीनिंजा में। पूरी ऑडियंस माइक, ब्रॉक, सरीना और मिस्टी सब ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि ऐश ने बॉन्ड एवोल्यूशन के साथ ही साथ डायनामैक्स फेनोमेना यूज किया है। ऐश बोलता है कि मैंने इस चीज को रिसेंटली ट्रेनिंग करते हुए डिस्कवर किया था और अब ये मेरे काफी ज्यादा काम आने वाली है। बैटल स्टार्ट होती है। ऐश अपने डायनामैक्स ग्रीनिंजा को मैक्स गीजर अटैक यूज करने बोलता है। इसको टाइडल गेज डॉज नहीं कर पाता और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। इसके काउंटर में टाइडल गेज यूज करता है अर्थक्वेक अटैक का, बट इस अटैक का ग्रीनिंजा पर ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता। ग्रीनिंजा पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ऐश बोलता है ग्रीनिंजा मैक्स डार्कनेस का यूज करो। ग्रीनिंजा बिल्कुल ऐसा ही करता है। ग्रीनिंजा 2 डार्क बीम्स को लॉन्च करता है जिसको टाइडल गेज डॉज करने की कोशिश करता है, बट वो उसके तरफ ही आ रही थी और उससे बचने का कोई भी तरीका नहीं था। वो दोनों बीम्स फाइनली टाइडल गेज के ऊपर लग जाती है और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था जिसके चलते टाइडल गेज नीचे गिर जाता है। माइक बोलता है कि टाइडल गेज हार मत मानो, हाइड्रो पंप अटैक का यूज करो। टाइडल गेज बिल्कुल ऐसे ही करता है, बट उसका ग्रीनिंजा के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है क्योंकि वो डायनामैक्स फॉर्म में था। अब ग्रीनिंजा यूज करता है मैक्स गीजर अटैक का, जिसको टाइडल गेज डॉज करने की कोशिश करता है, बट यह अटैक टाइडल गेज के ऊपर लग जाता है जिससे उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। वो नीचे गिर जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ ग्रीनिंजा ने 3 टर्न्स यूज कर लिए थे जिसके चलते वो डायनामैक्स से अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। ऐश बोलता है हमें टाइडल गेज को कोई भी मौका नहीं देना है, ग्रीनिंजा डबल टीम का यूज करो। ग्रीनिंजा बिल्कुल ऐसे ही करता है। फिर ऐश अपने ग्रीनिंजा को वाटर पल्स अटैक यूज करने बोलता है। ग्रीनिंजा की सारी कॉपीज वाटर पल्स यूज कर देती है। टाइडल गेज अभी भी वापस नहीं खड़ा हुआ था जिसके चलते उसके ऊपर सारे के सारे वाटर पल्स लग जाते हैं। माइक ये देखकर काफी ज्यादा शॉक रह जाता है और बोलता है कि फेक कॉपीज के अटैक भी फेक होते हैं, वो अपोनेंट पे नहीं लगते, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल अटैक ही अपोनेंट पे लगता है। बट तुम्हारे ग्रीनिंजा के सारे फेक कॉपीज के अटैक भी मेरे टाइडल गेज पर लग गए, ये तो इम्पॉसिबल है। ऐश बोलता है कि मैंने और ग्रीनिंजा ने ट्रेनिंग करके इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिया है। अब टाइडल गेज काफी ज्यादा वीक हो चुका था। माइक बोलता है कि चलो एक लास्ट अटैक ट्राई करते हैं, हाइड्रो पंप का यूज करो। टाइडल गेज किसी तरह से वापस उठता है और वो हाइड्रो पंप का यूज करता है, बट वो अटैक वो खुद पर ही कर लेता है क्योंकि वाटर पल्स के चलते वो कंफ्यूज हो चुका था और टाइडल गेज हार जाता है। ये देखकर माइक काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि टाइडल गेज उसका वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन था और अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन बचा हुआ है। वहीं पर ऐश के पास अभी भी 2 पोकेमॉन है। माइक अपने टाइडल गेज को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है तुमने काफी अच्छी बैटल की। माइक अब अपने लास्ट पोकेबॉल को निकालता है और बोलता है कि अब सब कुछ तुम पर है। कॉर्न क्विक्सैंड जाओ। कॉर्न क्विक्सैंड ग्राउंड पर आता है और इसको देखकर सारी ऑडियंस ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सरीना सब काफी शॉक रह जाते हैं। ऐसा कोई पोकेमॉन उन्होंने इससे पहले कभी भी नहीं देखा था, वो काफी ज्यादा हेवीली बिल्ड था। अनाउंसर बोलता है कि माइक ने अब नॉर्दर्न रीजन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन कॉर्न क्विक्सैंड को भेज दिया है।
अब देखना ये है कि ऐश इसको कैसे काउंटर करता है। देखने में कॉर्न क्विक्सन एक डेविल पोकेमॉन लग रहा था और इसको डिफीट करना काफी मुश्किल होने वाला था। ब्रॉक बोलता है कि इसके लुक्स को देखते हुए ये एक फायर टाइप पोकेमॉन लग रहा है। ऐश बोलता है ठीक है ग्रीनिंजा वाटर शुरिकेन का यूज करो। इसको कॉर्न क्विक्सन डॉज कर लेता है और यूज करता है लावा प्लूम अटैक का, जो कि ग्रीनिंजा के ऊपर लग जाता है बट ग्रीनिंजा को ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता। इसके बाद ऐश अपने ग्रीनिंजा को वापस से डबल टीम यूज करने बोलता है। इस बार माइक पूरी तरह से तैयार था। जैसे ग्रीनिंजा डबल टीम का यूज करके फेक कॉपीज बनाता है, माइक उन सारे फेक कॉपीज को फ्लेम थ्रोअर का यूज करके डिस्ट्रॉय करने बोल देता है। कॉर्न क्विक्सन बिल्कुल ऐसे ही करता है और सारी फेक कॉपीज खत्म हो जाती है। उसी में फ्लेम थ्रोअर रियल वाले ग्रीनिंजा पर भी लग जाता है, जिससे ग्रीनिंजा जमीन पर गिर जाता है। माइक बोलता है कि कॉर्न क्विक्सन यही मौका है, हाइपर बीम का यूज करो। इससे पहले कि ग्रीनिंजा वापस खड़ा हो पाता, कॉर्न क्विक्सन हाइपर बीम का यूज कर देता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और धुआं हटने के बाद देखने को मिलता है कि ग्रीनिंजा को काफी ज्यादा डैमेज पड़ा है। ऐश बोलता है कि ग्रीनिंजा अब जायंट बड़ा शुरिकेन का यूज करो, हम इनको अपनी असली पावर दिखाते हैं। ग्रीनिंजा एक काफी ज्यादा बड़ा शुरिकेन क्रिएट करता है जिसको वो कॉर्न क्विक्सन पे लॉन्च कर देता है। माइक बोलता है कि कॉर्न क्विक्सन फ्लेम व्हील का यूज करके इसको काउंटर करो। फ्लेम व्हील और वाटर शुरिकेन दोनों ही टकरा जाते हैं बट वाटर शुरिकेन काफी ज्यादा पावरफुल था और सुपर इफेक्टिव भी था, जिसके चलते कॉर्न क्विक्सन नीचे गिर जाता है और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। मिस्ट्री बोलती है कि ऐश के लिए वन ऑफ द इजीएस्ट बैटल होने वाली है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बैटल लास्ट पोकेमॉन तक जाएगी ही नहीं। अब माइक को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। वो अपने कॉर्न क्विक्सन को क्लोज कॉम्बैट अटैक यूज करने बोलता है, जिससे वो ग्रीनिंजा के पास जाता है और उसको काफी ज्यादा डैमेज देता है। वहीं पर ग्रीनिंजा भी एरियल एज का यूज करता है, जिससे कॉर्न क्विक्सन को भी डैमेज पड़ता है। दोनों ही पोकेमॉन्स काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे थे और एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे थे, पर आखिरकार एक काफी ज्यादा लंबी बैटल के बाद इरप्शन अटैक का यूज करके कॉर्न क्विक्सन ग्रीनिंजा को डिफीट कर देता है। बट ग्रीनिंजा ने अपना पूरा काम कर दिया था, उसने इस बैटल को ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया था। ऐश अपने ग्रीनिंजा को पोकेबॉल के अंदर वापस बुलाता है और बोलता है कि तुम ट्रेनिंग करके सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और तुमने अपने आप को प्रूव कर दिया है। अब मेरा लास्ट पोकेमॉन सब कुछ देख लेगा। ऐश अपना लास्ट पोकेबॉल निकालता है और भेजता है आरसीएस को। अनाउंसर बोलता है कि ऐश का लास्ट पोकेमॉन आरसीएस है, जो कि इस पूरे टूर्नामेंट का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर है। ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही बैटल हारा है और इसका विन रेट सारे पोकेमॉन मास्टर टूर्नामेंट पोकेमॉन से ज्यादा है। इसने ऐश को काफी ज्यादा औसम बैटल जिताई है। माइक बोलता है कि हमें ऐसे पोकेमॉन से ही बैटल करने में मजा आता है। बैटल स्टार्ट होती है। कॉर्न क्विक्सन यूज करता है फ्लेम व्हील अटैक का। वहीं पर ऐश अपने आरसीएस को एक ही जगह पर खड़े रहने बोलता है। जैसे ही कॉर्न क्विक्सन पास आ जाता है, आरसीएस यूज करता है हाइड्रो पंप अटैक का, जिससे कॉर्न क्विक्सन को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। तभी ऐश अपने आरसीएस के मल्टी टाइप एबिलिटी को यूज करता है और उसको वाटर टाइप प्लेट दे देता है, जिससे आरसीएस एक वाटर टाइप पोकेमॉन बन जाता है। अब ऐश बोलता है कि मैं इस बैटल को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, चलो इस बैटल को यहीं पर ही खत्म करते हैं। आरसीएस जजमेंट अटैक का यूज करो। आरसीएस वाटर टाइप के काफी स्ट्रॉन्ग जजमेंट का यूज करता है और काफी सारे मीटियोर्स आसमान से गिरते हैं। माइक बोलता है कि कॉर्न क्विक्सन इन सारे मीटियोर्स को डॉज करो। कॉर्न क्विक्सन बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो लगभग हर एक मीटियोर को डॉज कर देता है, पर लास्ट में उसके ऊपर एक मीटियोर गिरने वाला होता है, पर वो उस मीटियोर के ऊपर डार्क पल्स का यूज कर देता है, जिससे वो मीटियोर डिस्ट्रॉय हो जाता है और कॉर्न क्विक्सन बच जाता है। उसने सारे मीटियोर्स को डॉज कर दिया था। ब्रॉक बोलता है कि मुझे लास्ट ऐसा कोई पोकेमॉन याद नहीं आ रहा है जिसने सारे मीटियोर्स को डॉज किया हो आरसीएस के जजमेंट अटैक पे। ऐसा शायद पहली बार हुआ है। ऐश बोलता है कि आरसीएस हाइपर बीम का यूज करो। इसको कॉर्न क्विक्सन डॉज कर लेता है और यूज करता है डार्क पल्स अटैक का। ऐश एक स्माइल देता है और आरसीएस को एक ही जगह पर खड़े रहने बोलता है और आरसीएस अपना काम कर देता है, यानी कि वो इस अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये अटैक का उसके ऊपर असर नहीं होता। माइक बोलता है कि क्या ये कैसी पावर से आरसीएस की, ऐसा कोई पोकेमॉन तो मैंने आज तक नहीं देखा है। ऐश बोलता है कि ये पोकेमॉन वर्ल्ड का गॉड माना जाता है। नॉर्डन के बाहर भी काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स रहते हैं, तुम्हें उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। खैर अभी इस बैटल को खत्म करते हैं। आरसीएस एक और जजमेंट अटैक का यूज करो। आरसीएस वाटर टाइप के जजमेंट का यूज कर देता है, बट इस बार माइक अपने कॉर्न क्विक्सन को डिग अटैक यूज करने बोलता है, जिससे वो जमीन के अंदर चले जाता है और सारे के सारे मीटियोर्स को काफी ज्यादा इजीली डॉज कर लेता है। अब कॉर्न क्विक्सन आरसीएस के पीछे से बाहर आता है और नॉक ऑफ अटैक का यूज करता है, जिससे आरसीएस को डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है कि ये बैटल ऐसे खत्म नहीं होने वाली। आरसीएस ब्लिजार्ड अटैक का यूज करो, जिससे एक बर्फीला तूफान आ जाता है, जिसमें कॉर्न क्विक्सन सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। उसका फोकस बिगड़ जाता है और उसको डैमेज पड़ते रहता है। ऐश बोलता है कि आरसीएस यही मौका है, हाइपर बीम का यूज करो। इस बार हाइपर बीम कॉर्न क्विक्सन पर लग जाती है और वो वॉल पर जाकर टकरा जाता है। एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और जब धुआं हटता है तो देखने को मिलता है कि कॉर्न क्विक्सन अभी भी नहीं हारा है, वो वापस से खड़ा हो जाता है। अनाउंसर बोलता है कि कॉर्न क्विक्सन माइक को ये बैटल किसी भी हालत में जिताना चाहता है। वो अब काफी ज्यादा वीक हो चुका है, बट हार मानने को तैयार नहीं है। ऐश बोलता है कि अच्छा तुम्हारा कॉर्न क्विक्सन चाहता है कि आरसीएस
उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। तो हम भी ये चांस नहीं छोड़ेंगे। आरसीएस जजमेंट अटैक का यूज करो। आरसीएस वाटर टाइप का जजमेंट यूज कर देता है। इस बार भी कॉर्न फिक्सन डिक अटैक का यूज करता है और जमीन के अंदर चले जाता है। ऐश बोलता है कि ये चाल इस बार काम नहीं आने वाली। आरसीएस फ्लेम थ्रोअर का यूज करके पूरा बैटल ग्राउंड को गर्म कर दो। आरसीएस बिल्कुल ऐसा ही करता है और बैटल ग्राउंड काफी ज्यादा हीट अप हो जाता है, बट कॉर्न फिक्सन अभी भी बाहर नहीं आ रहा था। ब्रॉक बोलता है कि ऐश कॉर्न फिक्सन खुद एक फायर टाइप पोकेमॉन है, वो लावा में भी रह सकता है, ये तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। ऐश बोलता है तुमने सही कहा, बट मैं कुछ और करना चाहता हूँ। तभी पूरी जमीन पिघलना स्टार्ट हो जाती है, वो मेल्ट होती है और कॉर्न फिक्सन देखने को मिल जाता है। तभी ऐश का आरसीएस एक हाइपर बीम का यूज करता है और एक काफी ज्यादा बड़े एक्सप्लोजन के साथ कॉर्न फिक्सन हार जाता है, यानी कि ऐश ये बैटल जीत गया था। माइक काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और वो अपने कॉर्न फिक्सन को पोकेबॉल के अंदर वापस बुलाता है। अब माइक ऐश के पास आता है और बोलता है कि मैंने आज तक कभी भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर से बैटल नहीं करी थी। और एक फन फैक्ट ये है कि इस बैटल से पहले मैं अनडिफीटेड था, कोई भी ट्रेनर मुझे डिफीट नहीं कर पाया था, जिसके चलते मैं इस बैटल को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। मेरे पोकेमॉन्स ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि वो नॉर्डन के पोकेमॉन थे, जिसके चलते मैंने उनके ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दी। वहीं पर तुम्हारे पोकेमॉन्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम्हारा हर एक पोकेमॉन अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक है। मैंने इस बैटल से काफी कुछ सीखा है और अगली बार मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आऊंगा एंड आई होप तब तक तुम पोकेमॉन मास्टर बन जाओ। ऐश बोलता है थैंक यू। बाय द वे मैं बताना चाहूंगा कि मैं अपने स्ट्रैटेजी की वजह से जाना जाता हूँ, बट अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे सबसे पहली बार ऐसा लगा कि मेरी स्ट्रैटेजी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रैटेजी मेरे से कहीं ज्यादा अच्छी थी, बट स्टिल मेरे पोकेमॉन ने ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग करी है एंड हाँ मैं पोकेमॉन मास्टर बनकर रहूंगा और फिर मैं तुमसे जरूर एक रीमैच करूंगा। माइक बोलता है कि हाँ बिल्कुल और अब मुझे चलना चाहिए। ऐश बोलता है ठीक है। तभी वहाँ पर शेयरमैन आता है और बोलता है कि मैंने ये तुम्हारी पूरी बैटल देखी है और मैं ये कहना चाहूंगा कि तुम काफी इम्प्रूव कर रहे हो। शुरुआत में तुम्हें एक बैटल जीतने में काफी स्ट्रगल करना पड़ता था, पर जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है तुम और भी ज्यादा इजीली बैटल जीत रहे हो, जिससे पता चलता है कि तुम काफी अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हो और अब तुम टॉप 4 में क्वालिफाई कर चुके हो, यानी कि टॉप 4 सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स में से एक हो। और देखना ये होगा कि इसके आगे तुम टॉप 2 या फिर टॉप 1 में जा सकते हो, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बन सकते हो। ऐश बोलता है कि क्या स्ट्रॉन्ग ट्रेनर, बट मुझे तो पोकेमॉन मास्टर बनना है। चेयरमैन बोलता है कि हाँ बट वहाँ पर एक ट्विस्ट है। ऐश बोलता है कि क्या ये लीग पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए नहीं है। चेयरमैन बोलता है कि बिल्कुल यही वो लीग है जिससे तुम पोकेमॉन मास्टर बन सकते हो, बट अगर तुम लॉजिक लगाओ तो यहाँ पर उन सारे ट्रेनर्स ने पार्टिसिपेट किया है जो कि पोकेमॉन मास्टर बनना चाहते हैं। असली पोकेमॉन मास्टर इसमें कम्पीट नहीं करता है। तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीतने के बाद उससे बैटल कर सकते हो। ऐश बोलता है कि अच्छा अब मैं समझ गया। चेयरमैन बोलता है कि आज एक पार्टी होने वाली है टॉप 4 ट्रेनर्स की, जहाँ पर तुम इनवाइटेड हो। वहाँ पर काफी सारे लोग होंगे जिनमें से टॉप 4 ट्रेनर्स भी होने वाले हैं, इसको अटेंड करना मत भूलना। ऐश बोलता है कि हाँ मैं इस पार्टी को जरूर अटेंड करने वाला हूँ। तभी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। ऐश काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब वो टॉप 4 में आ चुका था। ब्रॉक, मिस्टी और सरीना सब ऐश को कांग्रेचुलेट करते हैं। ब्रॉक भी ऐश को बोलता है कि तुमने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ये बैटल तुम्हारी अब तक के सबसे ज्यादा इजी पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप बैटल थी, जबकि सामने एक नॉर्डन का ट्रेनर था। इससे पता चलता है कि तुम टाइम के साथ कितना ज्यादा इंप्रूव होते जा रहे हो। मैं तो डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि तुम एक पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए फेवरेट हो। मिस्टी बोलती है कि अभी ऐश को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता है कि आगे और कौन से ट्रेनर्स आने वाले हैं। ये पूरी तरह से एक मिस्ट्री होगी। ऐश बोलता है कि हाँ और मुझे अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहिए। सरीना बोलती है कि मैंने नोटिस किया कि तुम्हारा ग्रेंजा ट्रेनिंग करने के बाद अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उसने नॉर्डन के सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन कॉर्न फिक्सन को भी टक्कर दे दी थी एक पोकेमॉन को हराने के बाद भी। ऐश बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैंने भी ये नोटिस किया है। ऐश अपने ग्रेंजा को बाहर निकालता है और उसको देखने को मिलता है कि ग्रेंजा अब काफी ज्यादा खुश है और वो अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है। ऐश अपने ग्रेंजा को इतनी ट्रेनिंग करने के लिए थैंक यू बोलता है। ब्रॉक बोलता है कि ग्रेंजा ट्रेनिंग करके काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्यों ना तुम चार्जार्ड को भी ट्रेनिंग कराओ और उसको भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दो जिससे वो लेजेंडरी पोकेमॉन को डिफीट कर पाए। ऐश बोलता है कि मेरा चार्जार्ड ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है, बट ये आइडिया बुरा नहीं है, इससे चार्जार्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बट इसके लिए मुझे चार्जार्ड की परमिशन चाहिए। क्या मैं उसको अकेले छोड़ सकता हूँ? ऐश अपने चार्जार्ड को पोकेबॉल से बाहर निकालता है और बोलता है चार्जार्ड तुम एक काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन हो, बट मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ टाइम फॉरेस्ट में अकेले बिताओ और वहाँ पर खुद से ट्रेनिंग करो और नॉर्डन पोकेमॉन्स को डिफीट करो, जिससे तुमको नया एक्सपीरियंस मिलेगा और तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। चार्जार्ड को हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग बनना काफी ज्यादा पसंद है और वो पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड बनना चाहता है, जिसके लिए वो जल्दी से हाँ कर देता है और वो ट्रेनिंग करने के लिए मान जाता है। ऐश बोलता है ठीक है फिर हम तुमको उस फॉरेस्ट में छोड़ देते हैं, जिसके बाद तुम कुछ टाइम ट्रेनिंग करके वापस आना। चार्जार्ड बोलता है ठीक है और सब उसके साथ जाते हैं उस फॉरेस्ट में, जहाँ पर ऐश
अपने चार्जार्ड को टेम्पररी टाइम के लिए छोड़ देता है और वो ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स वापस आ जाते हैं और उनको याद आता है कि ऐश को अभी एक पार्टी भी अटेंड करनी है, जिसके लिए सब जल्दी से तैयार होकर पार्टी के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही ऐश पार्टी के जगह पर पहुंचता है, उसको बताया जाता है कि ऐश को अपना फेस छुपाना होगा, जिसके चलते कोई भी उसको पहचान नहीं पाए। और बाकी ट्रेनर्स भी इसी तरह से मास्क पहनेंगे। ऐश भी मास्क पहन लेता है और पार्टी में चले जाता है, जहाँ पर सब काफी ज्यादा मजा करते हैं। पर पार्टी के बीच में ही ऐश की एक ट्रेनर के साथ बहस हो जाती है। वो ट्रेनर ऐश को गुस्से में बता देता है कि वो टॉप 4 का एक ट्रेनर है एंड वो अगर चाहे तो ऐश को काफी ज्यादा इजीली डिफीट कर सकता है, इसीलिए ऐश को उससे बहस नहीं करनी चाहिए। वो ट्रेनर ऐश को नहीं जानता था, बट ऐश उसको कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चले जाता है, क्योंकि ऐश को आइडेंटिटी रिवील करने के लिए मना किया गया था। ऐश ब्रॉक के पास जाता है और सब कुछ बताता है। वो बोलता है कि वो ट्रेनर मुझे देखा हुआ लग रहा था, बट उसने भी एक मास्क पहना था। वो ट्रेनर टॉप 4 में भी है, बट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो ट्रेनर कौन था। ब्रॉक बोलता है कोई बात नहीं, कुछ टाइम में तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वो ट्रेनर कौन था, टॉप 4 में या फिर टॉप 2 में। ऐश बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, एंड अगर मुझे टॉप 4 में पता चलता है तो मैं डेफिनेटली उसको टॉप 2 में नहीं जाने दूंगा। तभी ऐश को कोई पुश करता है और वहाँ से चले जाता है। ऐश देखता है कि ये तो वही ट्रेनर था और ये हमारी बातें सुन रहा था। कुछ टाइम बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सब वापस आ जाते हैं। सबको पार्टी में काफी ज्यादा मजा आया होता है, बट ऐश उसी ट्रेनर के बारे में सोच रहा होता है। ब्रॉक बोलता है कि ज्यादा मत सोचो, तुम उसको बैटल में प्रूव कर देना कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। ऐश बोलता है कि हाँ ब्रॉक तुमने सही कहा। अगले दिन ऐश बोलता है कि अब हमें फॉरेस्ट में जाना चाहिए ये देखने के लिए कि चार्जार्ड की ट्रेनिंग कैसी चल रही है, जिसके लिए ऐश और ब्रॉक दोनों साथ में फॉरेस्ट में जाते हैं और उनको देखने को मिलता है कि चार्जार्ड आराम कर रहा होता है, ना कि ट्रेनिंग। ब्रॉक बोलता है कि हो सकता है कि उसने कुछ टाइम पहले ही कुछ पोकेमॉन से बैटल करी हो, जिसके चलते वो अभी आराम कर रहा है। तुम्हें चार्जार्ड को यहीं पर छोड़ देना चाहिए और पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का टॉप 4 स्टार्ट होने से पहले तुम चार्जार्ड को लेने आ जाना। ब्रॉक की बात मानकर ऐश और ब्रॉक वापस से अपने घर पर आ जाते हैं। ऐश अब अपने बाकी पोकेमॉन्स को भी ट्रेन करता है और रेडी करता है टॉप 4 बैटल्स के लिए। तभी ऐश को उसके रोटोम फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। ऐश अपने रोटोम फोन को खोलता है और वहाँ पर बताया गया था कि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में अभी जितने भी मेंबर्स रह गए उनको जल्दी से स्टेडियम में आना है। उनको कुछ अर्जेंट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिसके लिए ऐश जल्दी से स्टेडियम के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर चेयरमैन ऐश को बताता है कि टॉप 4 में 2 बैटल्स होने वाली है। दोनों ही बैटल को जो जीतता है वो टॉप 2 में चले जाएगा। एंड हाँ, इस बैटल में कुछ लिमिटेशन है। इस बैटल के अंदर तुमको सिर्फ और सिर्फ नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन यूज करने दिए जाएंगे, यानी कि हाँ तुम एक भी लेजेंडरी या फिर मिथिकल का यूज नहीं कर सकते हो। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। वो बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा अनफेयर रूल है, क्योंकि अभी तक मेरे जर्नी में मेरे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन ने काफी बड़ा रोल प्ले किया है और मुझे काफी सारी बैटल जिताई है। चेयरमैन बोलता है कि ये बिल्कुल भी अनफेयर नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारा सामने वाला ट्रेनर यानी कि अपोनेंट भी लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन का यूज नहीं कर सकता है। एंड ऑब्वियसली उसके भी जर्नी में लेजेंडरी या मिथिकल पोकेमॉन ने काफी ज्यादा अच्छा रोल प्ले किया होगा एंड इस रूल को अब चेंज नहीं किया जा सकता है। ऐश काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होकर वापस से अपने घर पर आता है और वो ये चीज ब्रॉक, मिस्टी और सेलिना को बताता है। मिस्टी बोलती है कि अब तुम्हें अपने नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स की टीम बनानी चाहिए और उनको ट्रेन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। कंप्लीट करके कोई भी फायदा नहीं होने वाला है।